कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एसपीएस चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 9 और विषय बात करें सामाजिक विज्ञान, और हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है अब नास्तिवाद और हिटलर का समय चल रहा है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे मंदी के साल सन 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता आई, लेकिन यह अस्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालीन कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी मदद की रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.13 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार की दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार बढ़ता, जैसे नया शब्द है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, खत्म हो रहे थे। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताश का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा किया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप ही हो जाने से छोटे मोटे जो व्यवसायी थे, सब रोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह गया। अब सिर्फ संगठन मजदूरी थी जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में हिसाब गिरावट का वजह से परेशान थी। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजरा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें किसी एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से एक पार्टी की बहुत मिलना राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने क्या इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से की थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। इन पर सारे नुकसों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। सर्वहाराकरण क्या होता है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। अब आता है हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे कुछ तमगे भी हासिल किए। यानी तमगे का मतलब होता है कोई कर वगैरह में कोई मेडल वगैरह दिया जाता है। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला ही कर दिया।
1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने संगठन का अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सतह पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नास्तिवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग की लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नास्ती प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन सांसद राइक्सटाग के प्रोपागेंडा क्या होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से के चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। 1932 के आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमगा विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नास्ती सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाह से उबारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया और एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो कल बाकी बात पढ़ेंगे हम।